तो स्वागत है सारे बच्चों का क्लास 10th का पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक कंप्लीट वन शॉट जिसके अंदर हम पूरा डिटेल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। TWB का एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या क्या है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा उस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बेटा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे इसका बेस क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, आर एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज। मतलब जब किसी भी कंपाउंड के अंदर केमिकल चेंज होगा, कहीं पर भी आप नोट करते हैं कि आपको केमिकल चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब उस केमिकल चेंज की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ होगा। अगर चेंज हो रहा है तो 110% वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट यही बताता है, whenever a chemical change occurs, a chemical reaction is said to be take place। कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो 110% वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। फिर केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल नेचर की होती है। कहने का मतलब है अगर A प्लस B से मैं AB को फॉर्म करता हूं तो ये AB से मैं वापस A और B को नहीं बना सकता। मतलब जो रिएक्शन आपने कर दिया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो वही लिखा है बेटा, chemical reactions are usually irreversible nature and always a new product is formed। जब भी दो चीजें कंबाइन करती हैं तो हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जरूर होता है, एक नया प्रोडक्ट जरूर फॉर्म होते हुए आपको दिखेगा। अब इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की केमिकल रिएक्शन हो क्या रहा है वो समझते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कि जो पुराने केमिकल बॉन्ड हैं, जो A के बॉन्ड से जो B के बॉन्ड से, वो सबसे पहले टूटते हैं। जो पुराने केमिकल बॉन्ड्स हैं वो तोड़े जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। जब नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं वो ही रिजल्ट करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, और इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिक इंट्रो में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। एक ऐसी रिएक्शन जो किसी केमिकल चेंज से एसोसिएटेड हो रखी है। एक केमिकल चेंज जब भी होगा तो मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन जरूर हुई होगी। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर की होती है, मतलब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, और हर केमिकल रिएक्शन के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट जरूर फॉर्म होता है। न्यू प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। मेन एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पुराने केमिकल्स हैं उनके बीच के बॉन्ड तोड़े जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और जब ये नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं वो रिजल्ट करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। ये था इसका बेसिक इंट्रो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि कैसे मैं देख सके ही बता सकता हूं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। बेसिकली 4 मेन साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला, चेंज इन कलर। किसी भी प्रोडक्ट के मिलने से अगर आप नोटिस करते हैं कि कलर का चेंज हो जाए, कलर प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि यहां पर शायद केमिकल चेंज हुआ है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुई है। या किसी गैस का इवॉल्व होना, हाइड्रोजन का फॉर्म होना, ऑक्सीजन का फॉर्म होना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होना। इवोल्यूशन का मतलब है गैस का फॉर्मेशन होना, ये भी इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। या टेम्परेचर का चेंज होना, किसी भी रिएक्शन में हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एकदम से राइज कर जाए या टेम्परेचर एकदम से लो हो जाए। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होती है। अगर आप देख रहे हैं कि एकदम से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है तो मतलब वहां पर चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। या ऐसा हो सकता है कि एकदम से टेम्परेचर का डाउन हो जाना। या चेंज इन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 फेसेस हैं आपके पास, एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसी भी चेंज में फॉर्मेशन हो जाना, कि जो मेरा सब्जेक्ट था वो सॉलिड से एकदम लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से एकदम गैस में चेंज हो गया, या उल्टा हो सकता है गैस था लिक्विड बन गया, लिक्विड है सॉलिड बन गया। तो ये सारे फेसेस अगर मैं देखता हूं तो ये सारे और कुछ नहीं है, ये बेसिक मेरे साइंस हैं जो बताते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन
हुआ है, यहां पर कुछ केमिकली चेंज हुआ है, बॉन्ड्स में चेंजिंग हुई है। और अगर बॉन्ड्स में चेंजिंग हुई है, इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही 4 छोटे छोटे साइंस जिनसे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ड इक्वेशन। व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन को क्या कहते हैं? देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब केमिकल चेंज यूजिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। क्या बताया गया बेटा इसके अंदर? वर्ड इक्वेशन कुछ नहीं है, बताती है कि क्या केमिकल चेंज हुआ है, कि कौन सा केमिकल चेंज हुआ है। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं नेम का। किनके नेम का? रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नेम का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज, एक टॉपिक और इससे पहले क्लियर करते हैं कि रिएक्टेंट किसको कहा जा रहा है, कौन है रिएक्टेंट्स और कौन है प्रोडक्ट। जो दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस कंबाइन होने आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और इन केमिकल के कंबाइन होने से जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इन्हीं को अगर मैं वर्ड फॉर्म में लिख दूं, राइटिंग द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेन गैस का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी को मैंने वर्ड में लिख दिया, मीथेन। मीथेन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, अब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो इनको सिंपली मैंने बोल दिया ये कौन है, रिएक्टेंट्स। एरो शो कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या बना है, फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, ये दोनों बने हैं तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो बेसिकली यही है आपकी एक वर्ड इक्वेशन, जिसमें आपने वर्ड की मदद से अपने रिएक्शंस को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन आते हैं केमिकल इक्वेशंस। एक है वर्ड इक्वेशन और एक है केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का काम सेम है। दोनों का काम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना। क्या केमिकल चेंज हो रहा है, क्या केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, उसको वो बेसिकली दिखाता है। पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में छोटा सा फर्क है, वो आपको मैं बता देता हूं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ a chemical reaction in shortest form is by writing it in the form of equations। कि जो भी अभी मैंने चीज आपको बताई थी वो मैंने वर्ड के फॉर्म में बताई थी, अगर वही चीज मैं सिंबल की फॉर्म में शो करना शुरू कर दूं, कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं, जो मेरे कंपाउंड्स हैं, उनका मैं सिंबल इस्तेमाल करूं और एक छोटा सा एरो जरूर लगाऊं। अब एरो की बात समझना, इसको कहते हैं एरो का हेड और इसे कहते हैं एरो का टेल। ये जो एरो का हेड है ये ऑलवेज प्रोडक्ट को शो करता है और जो टेल होती है ये ऑलवेज रिएक्टेंट को शो करती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और बहुत अच्छे तरीके से किसी भी इक्वेशन को दिखाती है इन शॉर्ट फॉर्मेट, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जहां पर आपने बेसिकली किसका इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया सिंबल्स का और एरोस का इस्तेमाल करा। कुछ बातें और जानते हैं। It is a representation of a chemical change by the help of symbols। जो अभी मैंने आपको बताया, सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एलिमेंट हो या कोई भी कंपाउंड हो। The reactants are written on the left side। ये एक रूल है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे और प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड में। चाहे तो आप इसको फॉलो करें, चाहे ये हेड टेल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल करिए, दोनों ही बेस्ट है। और ऑलवेज इनके बीच में हम एरो को प्लेस करते हैं, क्योंकि एरो एक डिफरेंशिएट करता है, एक डायरेक्शन दिखाता है। ये एरो पॉइंट आउट करता है कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अब इस एरो को देख के मैं बता सकता हूं ये रिएक्टेंट साइड है और ये मेरी क्या है, प्रोडक्ट साइड है। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां हमने केमिकल्स के बारे में अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
कि इनके बेसिस पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट द नोन फैक्ट दैट फिजिबल केमिकल चेंज, कि कोई भी इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके बारे में मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए, और ऐसा जरूर होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कोई भी इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं। फिजिकल का मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। लिखने के लिए हम रिएक्शंस को नहीं लिख सकते, बस उनका ये भी चेक करना चाहिए कि वो रिएक्शंस फिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट, दो द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। भले आपको नाम पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड किया और गलती से आपने फॉर्मूला लिख दिया MgO2। अब ये MgO2 का फॉर्मूला गलत है, MgO2 नहीं होता है, होता है MgO। अब बाई चांस मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने MgO2 लिख दिया, तो ये एक गलत फॉर्मेट है जो आपने लिखा। भले ही आपकी प्रोसेस सही थी, आपको पता सही था, पर एक फॉर्मूला गलत लिखने से, सिंपली इस 2 को प्लेस करने से मेरी पूरी रिएक्शन खराब हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शंस मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जब भी आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, कैसी भी इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे A+B से फॉर्म होता है AB, अगर आपने इसमें टेम्परेचर को शो करना है, हो सकता है आपने टेम्परेचर को राइज किया या टेम्परेचर को ड्रॉप किया, तो इसके लिए मुझे टेम्परेचर के बारे में इंडिकेशन देना पड़ेगा कि मैं हीट कर रहा हूँ, हीट नहीं कर रहा हूँ, या प्रेशर है तो प्रेशर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कितने AT पे कर रहे हैं, 132 ATM पे कर रहा हूँ, तो प्रेशर के बारे में इंडिकेट करना पड़ेगा। या कोई कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, निकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज मुझे एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखिए, बस याद रखिएगा उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं किया गया तो वो केमिकल रिएक्शन एक तरीके से इनवैलिड कैटेगरी में चली जाती है और आपका आंसर गलत हो सकता है। केमिकल रिएक्शन क्या कहता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड must be equal to number of atom of product side, कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे हैं एलिमेंट्स के, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए एलिमेंट के। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। पेपर में इसके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। पहली चीज, जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हैं आपको उसके बारे में सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। कौन सा कलर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, कितने प्रेशर पे कर रहे हैं, क्या ये इक्वेशन फिजिबल है या नहीं। रिएक्टेंट्स का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब आपको चेक करना है और प्रॉपरली चेक करना है लास्ट में कि आपके जो इक्वेशन लिखी गई है क्या उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, क्या उसके अंदर एटम की साइड के जो जितने भी एलिमेंट है और प्रोडक्ट के साइड के जितने एलिमेंट है बैलेंस है या नहीं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसको बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे बोलते हैं बेटा फेस। हर इक्वेशन, जो भी केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे उसमें फेस चेंज करना जरूरी है। हर एलिमेंट के साथ आप उसका फेस जरूर बताएंगे। 3 तरह के फेस है हमारे पास, सॉलिड फेस, सॉलिड, लिक्विड फेस, गैस फेस, और एक होता है एक्वस फेस। सॉरी, 4 तरह के फेस होते हैं, सॉलिड फेस, लिक्विड फेस, गैस फेस और एक्वस फेस। हर कंपाउंड के साथ आप देखेंगे हम यहां लिख के रखते हैं, हम यहां बताते हैं कि हम किस फेस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करा रहे हैं। सॉलिड फेस, द सब्सटेंस इज रिलेटिवली रिजिड। सॉलिड फेस जो भी सब्सटेंस होगा वो रिजिड होगा और उसका जो वॉल्यूम और शेप है, चाहे वॉल्यूम ले लीजिए या शेप ले लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। और हमेशा हम एक स्मॉल एस से शो करते हैं, जैसे आप दिखाया NaCl, सोडियम क्लोराइड हमेशा किस फेस में है, सॉलिड फेस में है। तो मुझे ये देख के समझ आ जाता है कि एक सॉलिड कंपाउंड है जो कि रिजिड है, इसका जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो भी फिक्स है।
अगर बात कर ले लिक्विड फेज की, ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है पर उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। जैसे H2O के साथ आपने अगर स्मॉल l दिखा दिया तो हम मान लेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो लिक्विड फेज के अंदर है। नेक्स्ट गैसियस फेज, ऐसा सब्सटेंस जिसकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही शेप है, बस ग्रेविटी पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाता है। जैसे Cl2 के साथ आपने G लगा दिया, स्मॉल g, याद रखना ये सारे स्मॉल होते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये जो कंपाउंड है ये गैसियस फेज में। फिर एक्वस के बारे में अगर बात कर लें, एक्वस फेज का मतलब है हो सकता है आपके पास कोई सॉलिड होगा, उसके अंदर आपने अगर वाटर ऐड कर दिया, या कोई गैस था उसके अंदर अगर आपने वाटर ऐड कर दिया, किसी भी सब्सटेंस में अगर मैं वाटर ऐड करके फिर उसका रिएक्शन कराता हूं तो हम सिंपल उसमें एक्वस स्टेट में ले जाते हैं, एक्वस फेज के अंदर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, क्या होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी आप पढ़ते हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। पहली है स्केलेटन, पहली क्वेश्चन होती है स्केलेटन, और दूसरी होती है बैलेंस्ड। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में चाहे कोई भी आंसर आप लिखें, कोई भी क्वेश्चन आप करें, हम कभी भी स्केलेटन क्वेश्चंस का इस्तेमाल नहीं करते, हम ऑलवेज बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आंसर लिखते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा था, हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था कि हमने एक लॉ पढ़ा, लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो टोटल मास मस्ट बी इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं वो बैलेंस है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम मानते हैं वो इक्वेशन क्या है, स्केलेटन है। हमें ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों साइड में जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका अगर दोनों साइड में मास बराबर है, मास बेसिकली आप बात कर लीजिए एटम की, जो एटम के नंबर्स हैं वो अगर बराबर है तो हम बोलेंगे वो बैलेंस है। यहां देखिए जरा ध्यान से, यहां पर हम देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कितने एटम है मेरे पास, 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है मेरे पास, 1 एटम है। ये रिएक्टेंट साइड पे हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैग्नीशियम को देखेंगे तो 2 मैग्नीशियम है मेरे पास, और ऑक्सीजन कितने हैं, और ऑक्सीजन भी कितने हैं मेरे पास, 2, सॉरी यहां भी 2 है। तो इसको हम अगर देखें तो प्रॉपरली मेरी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। यहाँ मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बना तो 2 ही मैग्नीशियम है, 2 ही ऑक्सीजन है। अभी आपको लग रहा है हम कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कैसे चेक करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे दोनों ही साइड पे 2 एटम है मैग्नीशियम के और 2 ही एटम है ऑक्सीजन के, इसीलिए इक्वेशन को मैंने क्या कह दिया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कह दिया। देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है, यहां समझिए। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं कि मैं कैसे चेक कर पा रहा हूं, कैसे मैंने बताया मैग्नीशियम के बारे में, कैसे बताया मैंने ऑक्सीजन के बारे में। उसके लिए ये देखिए, कोई कंपाउंड आपको रखा है, फॉर एग्जांपल ए दे रखा है मुझे, तो मान के चलिए यहां पर भी ना ए के 1 लिखा हुआ है और यहां भी हमेशा 1 लिखा हुआ है, और ये छुपे हुए होते हैं, हमें दिखते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे पता लग गया ए के कितने एटम है मेरे पास, ए के 1 एटम है। अगर ये ऐसे लिखा होता A2 तो मतलब आगे कुछ नहीं है, तो आप सिंपली आप कहोगे यहाँ पर कौन है, 1 है। तो मेरे को यहां से पता लगा 1 × 2, तो ए के कितने एटम हो गए, ए के एटम हो गए मेरे पास 2 एटम हो गए। या कुछ ऐसे लिखा है A2B3, अब इनके आगे कुछ नहीं है तो सिंपली कौन है, 1। अलग अलग करेंगे, अब ए की बात करते हैं, तो ए के लिए अगर मैं देखूं तो 1 × 2, तो ए के कितने एटम हो गए मेरे पास, 2 एटम हो गए। देन अगर मैं बी की बात करूंगा तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को कंसीडर करते हैं हम, तो 1 × 3, तो कितने एटम हो गए इसके पास, 3 एटम हो गए। ऐसे हम एटम की कैलकुलेशन करते हैं। या कुछ ऐसे लिखा है A2B और 4 लिख दिया, ए को अलग से करिए, कुछ नहीं लिखा तो सिंपली मानिएगा यहाँ पर 1 लिखा है, तो 4 × 2, तो ए के कितने एटम हो गए, 8 एटम हो गए। बी के लिए 1 × 4 कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। अब मुझे लगता है इजीली हम एटम की कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन देखिए बेटा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 1 होगा, सिंपली आप 1 प्लेस करेंगे, यहाँ पर भी 1 प्लेस करेंगे, यहाँ पर भी 1 प्लेस करेंगे, तो मुझे दिख रहा है 1 × 2 2 एटम है, यहाँ पर 1 × 2 2 एटम है,
अब हाइड्रोजन को अलग अलग करके पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के पास एक एटम है और क्लोरीन के पास भी 1 एटम है। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे, हाइड्रोजन के पास 2 है रिएक्टेंट में, क्लोराइड के पास 2 है, पर प्रोडक्ट में बैलेंस नहीं है। तो मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रिएक्टेंट ज्यादा भारी है, ये वाली साइड पे ज्यादा एटम है। यहां पर एटम आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, और यहां पर देखेंगे एटम का जो अमाउंट है वो क्या है, कम है, लेस है। तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो ये क्या हो गई, स्केलेटन इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, स्केलेटन इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली बैलेंसिंग करी। तो यहां पर देखिए मैंने सिंपली एक 2 को प्लेस कर दिया। अगर मैं चेक करता हूं, यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, तो यहां पर भी 2 एटम हो गए, यहां पर भी 2 एटम हो गए। अब हाइड्रोजन का अलग से चेक करेंगे तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, और क्लोरीन का भी चेक करेंगे तो क्लोरीन के पास भी 2 हो गए। तो यहां मेरे को दिख रहा है जितना रिएक्टेंट साइड में है सेम उतना ही प्रोडक्ट साइड में है। तो ये क्या हो गई, आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जब भी आप बैलेंस करेंगे किसी भी कंपाउंड को, आप बैलेंस करने जाते हैं, मान के चलिए यहां पर कुछ भी लिखा है, आप कभी भी बैलेंस करते समय यहां पर नहीं कुछ भी पुट कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करता है। बैलेंस करने के लिए हम हमेशा कंपाउंड के फ्रंट में लिखते हैं, या एलिमेंट है उसके हमेशा सामने लिखा जाएगा, तभी बैलेंसिंग पॉसिबल है। जैसे H2 है, बैलेंस करना चाहता, मान के चलो उसको 2 एटम मुझे बैलेंस देने हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा रेदर देन यहां पर, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, हमेशा आप उसके फ्रंट में प्लेस करेंगे। और एक याद रखेंगे, अगर A2B3 है और अगर यहां पर आप 3 लिखते हैं तो ये 3 इसको भी, A को भी मिलेगा और B को भी मिलेगा। कंपाउंड में जब बैलेंसिंग की जाती है तो दोनों को मिलता है, एक सिंगल एलिमेंट को नहीं दिया जाता। चलिए आगे चलते हैं, देखिए दिखाते हैं यहां पर आपको, जो भी एक और एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग इज वेरी इजी। यहां पर मेरे पास मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। अब देख लेते हैं किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। देखिए मेरे पास ये पता है, जब मैं कार्बन को देखूंगा तो कार्बन का एक ही एटम है। हाइड्रोजन को देखूंगा तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 into 4, 4 एटम जो है वो आपके किसके हो गए, हाइड्रोजन के। ये सेंटर एटम कार्बन है, जो किनारों पे 4 आपको दिख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये आपके हाइड्रोजन से। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के 2 यहां है, 2 यहां है, तो मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। 2 ये हो गए, ओ ये, ओ एक ये हो गया, 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 तो 4 हो गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सामने 1 है तो उसका एक ही एटम है, और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो 2 एटम है इसके। ये कार्बन है और ये साइड में जो लगे हैं ये दोनों कौन है आपके, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। फिर वाटर का समझते हैं। हाइड्रोजन यहां पर देखते हैं 4 एटम है इसके, 2 into 2। ऑक्सीजन यहां पर नहीं है तो कुछ भी, तो 1। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ नहीं है, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। इस तरीके से आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। यहां भी अब बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं क्या मेरा दिया हुआ कंपाउंड बैलेंस्ड है कि नहीं। यहां पर एक कार्बन का एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक है। यहां पर 4 एटम है ऑक्सीजन के, 2 यहां से लूंगा और 2 यहां से लूंगा, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दूंगा। तो ऑक्सीजन यहां पर टोटल कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4, मतलब बिल्कुल सही है। देन हाइड्रोजन यहां पर 4 है, और यहां पर भी देखोगे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो एग्जैक्ट ये कैसी इक्वेशन हो गई, ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। ये प्रॉपरली मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाया है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, भले ही वीडियो लंबी हो जाती है पर एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपको सब समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस हंसी मजाक में चैप्टर निकाल दिया। एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे इजी वे में कि आपको समझ आए। जरूरी नहीं है बस एक ही क्वेश्चन आप सर्वाइव कर सकें। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सर्वाइव कर पा रहे हो तो उसका बेसिक रीजन यही है कि आपको बहुत कुछ आता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे।
नेक्स्ट विजुअलाइज करके दिखाता हूँ आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर किस किस तरह की चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 Na लिए, तो मान के चलिए अभी आप बड़ी क्लास में सीखेंगे कि मोल नाम की एक चीज है, मतलब मैंने अगर मोल में बात करूं 10 मोल लिए हैं Na के, Cl के कितने एटम होंगे अब आप बता पाओगे भैया, यहाँ पर 2 एटम है और कितने मोल हो गए, 5 मोल हो गए। तो जब NaCl बन रहा है तो यहाँ पर भी देख सकते हो 2 एटम Na के हो गए और 2 ही एटम किसके हो गए, Cl। तो प्रॉपर्ली आप देख सकते हो ये मोल के फॉर्म में है। मोल में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब आप 11th में आ जाएंगे तो मोल के बारे में बहुत पढ़ेंगे। तो अभी बस देख लीजिए इस तरीके से केमिकल बाउंडिंग होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम जाते हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टोटल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी होती है, जिसमें पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो 4 हो गई जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। पर उसके अलावा 2 चीजें और हैं बेटा। एक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक हम पढ़ेंगे रिडक्शन, एक हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। ये सारी रिएक्शन इसके अंदर हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे और आपका पूरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कोई शायद 2 एलिमेंट्स, स्पेसिफिकली बता रहा हूं, क्या पता कोई 2 एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन होंगे, क्या पता 2 एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन होंगे, और जब ज्वाइन होंगे तो शायद एक प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट कैसा होगा, सिंगल। कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल। या इसको और सिंपलीफाई करने के लिए, एलिमेंट से अगर मैं कंपाउंड बना रहा हूं, किसी भी एलिमेंट से अगर मैं कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा हूं तो वो सिंपली और कुछ नहीं, एक केमिकल रिएक्शन है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 reactants combine to form single product is called combination reaction। या सिंपल, एलिमेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, प्रोडक्ट का बनना, ये क्या कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ए और बी का मिलना और उससे ए बी बन जाना, इसी को ही कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने वाटर को ऐड किया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हीट का भी वियोलेट कर देते हैं, हीट भी निकलेगा। जब मैंने क्विक लाइम में वाटर को ऐड किया, वाटर ऐड करने से क्या फॉर्म हुआ, स्लेक लाइम फॉर्म हुआ। ये कॉम्बिनेशन है कि 2 चीजें आपस में ऐड हो रही हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। या कार्बन में अगर मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। दे आर जनरली एक्सोथर्मिक। जो अभी मैंने बोला, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीट बाहर निकलती है। एक ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोडक्ट साइड पे फॉर्म हो, ऐसे याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर सकते हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बनती ही बनती है, हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें इवोल्यूशन हो रहा है किसका, हीट, किस दौरान, रिएक्शन के दौरान। इसी को कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया सोडियम में मैंने क्लोराइड को ऐड किया और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जनरल फॉर्म ए में जब आपने बी को ऐड किया और ए बी बन गया, तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है कंपाउंड, पर मैक्सिमम एलिमेंट मिलते हैं इसके अंदर, बहुत तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, और जो फॉर्म हो रहा है वो कौन फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड। इसी को ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको कैसे याद करूंगा फिर मैं एक कंपाउंड से एलिमेंट को फॉर्म करना,
ही कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हो सकता है इस कंपाउंड से एलिमेंट में जाने के लिए मुझे हीट की रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है मुझे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़े, या हो सकता है मुझे लाइट की जरूरत पड़े। ये सारे पैरामीटर्स की मुझे रिक्वायरमेंट पड़े कंपाउंड से एलिमेंट जाने के लिए। इसी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, सिंगल, एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, और वो टूटेगा दो या दो से ज्यादा सिमिलर प्रोडक्ट में, इसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ए बी से ए और बी का बनना ही कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे वाटर है, वाटर में जब मैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब फॉर्मेशन हो गई, इसी को हमने कहा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना ही कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को अगर हम कैरी करेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी जरूर प्रोवाइड करनी है। विदाउट एनर्जी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप एनर्जी को प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। अब आप चाहे इसको हीट के माध्यम से करें, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके करें, या लाइट को पास करके करें, अगर आप हीट को पास करते हैं तो वो बन जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या अगर आप लाइट सनलाइट को पास करके करते हैं तो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाता है। हीट के लिए थर्मल ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक ले लिया, और लाइट के लिए फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ले लिया। तो देखिए ये एग्जांपल है, वाटर का ब्रेकडाउन होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, साथ में हमने किसका इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। कंपाउंड का टूटना एक से ज्यादा दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं ही कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसका क्या हो गया बेटा, ये जनरल फॉर्म हो गया। देन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी कुछ दो तीन चीजें हैं जो बुक्स में अक्सर पूछी गई हैं, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड, आपको H2O तो पता है पर बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, का अगर मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन करता हूं तो उससे वाटर और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कैटायंस जो बनेंगे वो कहां पर जाएंगे, कैथोड जो बनेंगे वो कहां पर जाएंगे। इसके लिए एक सेपरेट पूरी वीडियो समझा देंगे कि इसमें क्या है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड के बारे में, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड के बारे में। इसका डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन अलग हो जाता है और आयोडीन अलग हो जाता है। जनरल फॉर्म सबके लिए देखोगे सेम ही है, ए बी से बनता है A+B। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शायद कोई एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ऐसे याद कर लो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शायद किसी एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और वो एलिमेंट किस में होगा, किसी कंपाउंड में। किसी कंपाउंड के एलिमेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा हो सकता है बॉन्ड ब्रेक करने वाला एक दूसरा एलिमेंट हो। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन पे आइए, डेफिनेशन के बारे में पढ़िए, डेफिनेशन समझिए। द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, या उसके सॉल्ट सॉल्यूशन की जगह आप लिख सकते हैं उसके कंपाउंड से। इसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जब एक मोर रिएक्टिव, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से उसको हटा दे। अब हटाने का तरीका ऐसे होता है केमिस्ट्री में
कि हम उसका बॉन्ड ब्रेक करके खुद उसके साथ एक बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, किसी और के साथ जिसका उसका बॉन्ड था उसको ब्रेक करके उसकी जगह पे हम बैठने जा रहे हैं। दो तरह की होती है बेटा, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक है सिंगल और एक है डबल। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंगल में, सिंगल की जब आप बात करते हो बेटा, एक थोड़ी सी चीज को आपको अपने दिमाग में फिट करना है 5-10 मिनट के लिए कि सिंगल और डबल में क्या खेल है। पहले देखो सिंगल के बारे में समझाते हैं, जनरल फॉर्म से समझाऊंगा। बिल्कुल, मेरे पास एक ए था और एक कंपाउंड बीसी था। हो सकता है ये जो ए है ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब बीसी के बीच में बॉन्ड था, बीसी के बीच में क्या था, एक बॉन्ड था। अब हो सकता है जो बी है ये बहुत कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, लास्ट साल भी शायद आपने पढ़ा होगा। रिएक्टिव का मतलब है कोई एलिमेंट कितनी जल्दी अपना बॉन्ड बनाने के लिए तैयार खड़ा है, कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, वो होता है रिएक्टिव, या उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। कितना रिएक्टिव हूं, कितनी जल्दी किसी और एलिमेंट को पकड़ लूंगा, किसी और से फटाफट से उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, उसे ही हम कहते हैं रिएक्टिविटी। तो क्या किया ये ए ने बॉन्ड को ब्रेक किया और इस बी को रिमूव किया और खुद जाकर सी के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। इसी को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और जो बी है उसको अकेला छोड़ दिया। तो यहां हम देखोगे तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट एलिमेंट की तरह दिख रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट साइड में आपको एलिमेंट दिख रहा है, ये इसका पहचान है। तो वो क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां देखोगे मैग्नीशियम है और कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम और कॉपर में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, कॉपर को यहां से हटाया और खुद जाके बैठ गया और कॉपर को एलिमेंट फॉर्म में छोड़ दिया, एलिमेंट फॉर्म में छोड़ दिया। तो यही कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। पर डबल में ऐसा नहीं। डबल में देखिए बेटा, अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है और सी और डी के बीच में बॉन्ड है, ये दो एलिमेंट ले लिए, दो कंपाउंड ले लिए मान के चलिए, यहाँ पर एलिमेंट थे तो ये भी कंपाउंड है एक और ये भी कंपाउंड है। तो यहां से पहचान मेरे को पता लग जाती है कि दो साइड ही कंपाउंड है। यहां पर रिएक्टेंट में एक कंपाउंड था एक एलिमेंट था, पर यहां पर दोनों ही कंपाउंड आए हैं मेरे। तो क्या होगा, अब ए जो है वो बी के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, सी डी के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ए डी के साथ बॉन्ड बना लेगा और बी जो है वो सी के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। पहचान, इसमें रिएक्टेंट में भी आपको कंपाउंड्स दिखेंगे और प्रोडक्ट में भी आपको कंपाउंड्स दिखेंगे, कोई भी एलिमेंट साइड नहीं दिख रही। जनरल फॉर्म आपको मैंने समझा दी। यहां देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में जब HCl को ऐड किया गया तो कैल्शियम क्लोराइन को पकड़ने वाला है और कार्बोनेट हाइड्रोजन को पकड़ने वाला है। तो यहां कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मुलेशन हो गया। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको समझना है तो छोटा सा जुगाड़ मैंने आपको दिया है, उसको आप फॉलो करिए तो सारे रिएक्शंस आप आराम से कर सकते हैं। सिंगल के लिए कुछ थोड़े से और एग्जांपल्स ताकि आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेटा मेरे पास लेड क्लोराइड है, मैंने जो कंपाउंड लिया है दैट इज लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड लिया मैंने PbCl2, यहां पे है पोटेशियम आयोडाइड Ki। जरा फॉर्मेशन देख लीजिए, इसको तोड़ के देखते हैं, इनके कैटायन और एनायन फॉर्मेशन देते हैं। तो Pb के ऊपर 2+ होगा और क्लोराइन के ऊपर -1 होगा। कहने की मतलब है कैटायन एनायन, दिस इज योर कैटायन और ये आपका एनायन हो गया। अब यहां पर देखिए पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है और आयोडाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो होगा क्या, ये जो PbIO2 है ये आयोडीन को पकड़ने के लिए भागेगा और ये पोटेशियम जो है वो क्लोरीन या क्लोराइड, सॉरी नॉट क्लोरीन, क्लोराइड को पकड़ने के लिए भागेगा। तो फॉर्मेशन होगा पोटेशियम क्लोराइड का, KCl का, लेड आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड। अब आप यहां पर देखोगे जब ये फॉर्म होता है ना तो ये येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म होगा। जब ये रिएक्शन होगा तो आप देखोगे इस तरीके से आपके सॉल्यूशन के बीच में येलो कलर का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट।
जिन रिएक्शन में, जो इसको पीपीटी से दिखाते हैं, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में फॉर्म होता है, पर ये मेरा मेन प्रोडक्ट नहीं होगा, ये मेरा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सेकेंडरी या साइड प्रोडक्ट होता है, और ये हमेशा कलर का चेंज करके दिखाता है। और इसकी ना कुछ दो इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा आपको आपके जो भी बीकर है उसके बॉटम में दिखेगा, और तभी बनेगा जब आपके जो भी कंपाउंड्स है वो एक्वस फॉर्म के अंदर है। अगर एक्वस फॉर्म में नहीं है तो ये फॉर्म नहीं होता, ये एक्वस फॉर्म में होगा तभी ये फॉर्म होगा। तो ये था, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, यहीं पे मैंने आपका कवर कर दिया। ये और कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उसी को ही प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल में आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं कि लेड क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड में फॉर्मेशन हो रही है पोटेशियम क्लोराइड की और लेड आयोडाइड की। लेड आयोडाइड जो है ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, येलो प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्मेशन होता है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, रिएक्शन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। दिस इज K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट लिया मैंने, पोटेशियम कार्बोनेट के अंदर बेरियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। जरा इनकी फॉर्मेशन देखिए, इसमें जो K है पोटेशियम है दैट इज प्लस, और कार्बोनेट क्या है CO3 माइनस, मतलब नेगेटिव, कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। बेरियम में बात करते हैं, बेरियम इज Ba2 प्लस, क्लोराइड इज Cl2 माइनस। तो वो होगा पॉजिटिव वाला नेगेटिव को पकड़ेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को पकड़ेगा। यहां फॉर्मेशन होगा कैल्शियम क्लोराइड दैट इज एक्वस फॉर्म में, और बेरियम कार्बोनेट आपका जो कि सॉलिड फॉर्म में। तो ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप देखोगे कंपाउंड प्लस कंपाउंड, आंसर में भी कंपाउंड प्लस कंपाउंड बन रहा है। तो यहां से मुझे पता लग जाता है कि जो दी गई रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी आप करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कितना कम रिएक्टिव है, कौन किसको अपने रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कितना ज्यादा रिएक्टिव है, इसको चेक करने का एक छोटा सा फॉर्मेट है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप याद कर लें। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये रिएक्टिव सीरीज है। और ये कैसे है, ये हमेशा लगाते हैं हम हाई से लो, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है प्लेटिनम। तो आपको ये चेक करना है कि किसी कंपाउंड में मेरे को मैग्नीशियम दिया था और पोटेशियम दिया था, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। हमेशा ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वालों को हटाते हैं, कम रिएक्टिव वाले ज्यादा को हटा नहीं सकते हैं। याद रखना है, बस एक छोटी सी चीज है बेटा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपके पास आता है, बोर्ड्स दे देता है हाइड्रोजन और कॉपर, इन दोनों की रिएक्टिविटी, इन दोनों की जो रिएक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो टेंशन की बात नहीं है, दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है। आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अगर कभी हाइड्रोजन और कॉपर आ गया तो आप बता सकते हो कि दोनों की ही सेम होती है, तो ज्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर। ऊपर नीचे इनको हम प्लेस करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ये एक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कोई टेक्निक मत लगाना, कोई हिंदी के गंदे गंदे स्लोगन मत लगाना, डायरेक्ट याद करना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। कोई कालूनाना वगैरह ट्रिक नहीं लगानी, डायरेक्ट आपको याद करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स। उससे पहले, रिडॉक्स से पहले, इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो इसको वन शॉट में ना करते हुए मैं इसको ब्रेक करता हूं। लगभग 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ये इसको पार्ट्स में डाल दूंगा। ये पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने कंप्लीट कवर कर अप टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मेरे पास 3 टॉपिक और बच जाएंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, देन रेंसिडिटी, ये सब एक वीडियो में कवर कर दूंगा। तो यहाँ तक के जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको कवर करिए, बार बार देखिए, हर एक चीज समझिए, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़िए, रटिए मत। अब जितने भी एग्जाम्पल आप करेंगे, एक शीट आएगी, उसमें सारी चीजें मैं आपको डाल के दे दूंगा, कलर कॉम्बिनेशन, कलर क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं, वो सब आ जाएगा। पर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखिए। TWB से हम साइन करते हैं, साइनिंग ऑफ करते हैं। पढ़ते रहिए,
और अच्छा स्कोर करिए इस साल बोर्ड्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे डिपेंडेंट मत रहिए, अपने ऊपर भी डिपेंडेंट रहिए। वीडियो बस आपका बेस क्लियर करता है बेटा, जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। सेल्फ स्टडी करोगे, चीज़ों को खुद समझोगे, चीज़ों की डेप्थ में जाओगे, तो आपको जा क्लियर होगा। थैंक यू।